सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे स्टोरी एक्सप्लेनेशन 15। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मैनेजर किम मानवा के बारे में, जो पहले एक स्पेशल फोर्सेस का सिपाही और खतरनाक मिशनों का एक्सपर्ट रहा है। वह बेहद ताकतवर, स्मार्ट और किसी भी हालत में शांत रहने वाला, लेकिन अब वह अपनी फौज जिंदगी छोड़ चुका है और वह एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करता है। उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता है। वह लोगों को आम आदमी लगता है, लेकिन असल में वह एक ऐसा इंसान है जिसने कई बार मौत को मात दी है। उसकी जिंदगी का असली मकसद अब सिर्फ एक है, अपनी बेटी मिंजी की परवरिश करना। किम अपनी पत्नी को पहले ही खो चुका है और अब उसकी दुनिया उसकी बेटी मिंजी है। कहानी भी मिंजी के इर्द गिर्द ही घूमती है और यह मानवा लोकिज्म से कनेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्सप्लेन किया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग ऑन मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम, जो अपने घुटनों के बल पर बैठे होते हैं और किसी से माफी मांग रहे होते हैं। इतने में पीछे से मैनेजर किम की बेटी चिल्ला के बोलती है, डैड आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, पहले उसने मुझे मारा था। मतलब कि मैनेजर किम की बेटी की लड़ाई यहाँ पर किसी और लड़की से हुई है और दूसरी लड़की होती है उसकी माँ। कहती है, आखिर तुम्हें यह बदतमीजी करना किसने सिखाया है? मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्कूल में एक कम्युनिटी बने जिससे पता चले कि यहाँ पे कितना ज्यादा वायलेंस है। तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी करा है वो सब कुछ उसके रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ऐसे बच्चों को तो सोसाइटी में घुसने भी देना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि मैनेजर किम के पास एक बंदा खड़ा होता है जो शायद टीचर होता है, लेकिन किसी भी तरह से वह टीचर नहीं लग रहा होता है। तभी बेचारे सर झुकाकर चुपचाप से बैठे मैनेजर किम से टीचर कहता है, वेल जैसा कि तुम जानते हो कि ये तीसरी बार है जब मिंजी ने हायरी से लड़ाई करी है। जैसा तुम्हें पता है कि हायरी को बहुत सारी चोटें आई हैं और क्योंकि हम एक स्कूल है और हमें एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी उस बच्चे हायरी के लिए जिसने तुम्हारी बेटी ने उसके साथ अत्याचार किया है, और क्योंकि हम एक स्कूल है और हमें एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी उस बच्ची हायरी के लिए जिसके साथ तुम्हारी बेटी मिंजी ने अत्याचार किया हुआ है। देखो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, इस लड़की के पिता इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है। हायरी के पिता के बारे में ये भी अफवाह है कि वो पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं। सो तुमने जियोन कंस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना है ना, ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले को आगे बढ़ाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। मैनेजर किम अपनी मुट्ठी कसते हैं और कहते हैं, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मैं अकेला ही हूँ जो अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ, इसलिए ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपनी बेटी को नहीं सिखा पाया। मैनेजर किम की बेटी मिंजी चिल्ला के कहती है, डैड आप माफी क्यों मांग रहे हो? लेकिन मैनेजर की दूसरी लड़की के पेरेंट्स के सामने घुटने टेक के बोल रहे होते हैं। एक लड़की का बाप दूसरी लड़की के बाप से माफी मांग रहा है, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। और माफी मांगने के बाद मैनेजर किम अपनी बेटी के साथ यहाँ स्कूल से चले जाते हैं। मैनेजर किम की बेटी आगे आगे और मैनेजर किम अपनी बेटी के पीछे चल रहे होते हैं। मैनेजर किम पीछे से मिंजी से कहते हैं, बेटी मिंजी क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? मैनेजर किम की बेटी कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, ना ही मैं कुछ खाना चाहूंगी और ना ही मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और ना ही मुझे इतने डरपोक डैड चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है डैड? मेरे स्कूल में हर किसी के डैड या तो वो पॉलिटिक्स में है या फिर वो बहुत ही बड़ी कंपनी में चेयरमैन है। सारी स्टूडेंट्स के डैड के पास काफी ज्यादा पावर है और डैड आप सिर्फ एक चेयरमैन के मैनेजर हो। आखिर क्यों डैड मैं ऐसे घर पे पैदा हुई? आखिर क्यों मेरे पास बाकियों की तरह कुछ भी नहीं है? आखिर क्यों हम सब इतनी जगह छोड़ के साउथ कोरिया में ही क्यों रहते हैं? मुझे सच में अपनी हालत देख के खुद पर दया आ रही है। आखिर आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? अगर आपकी जिंदगी ऐसी होनी थी, जो इंसान एक बच्चों को ठीक से पाल नहीं सकता उसको बच्चा रखने का भी कोई हक नहीं है। मैनेजर किम की बेटी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। मैनेजर किम को ये सब देख के दुख काफी ज्यादा हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इतने में मैनेजर किम की बेटी यहाँ से भाग कर जाने लगती है और मिंजी कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, आपको कहने के लिए मेरे पास अब कोई भी शब्द नहीं बचे और मेरे पीछे पीछे आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं हैरियों के घर रुकने वाली हूँ आज। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरे पीछे आए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और मैं कुछ गलत कर लूंगी अपने साथ। मैनेजर किम ये शब्द सुनकर खड़े के खड़े रह गए और देखते रह जाते हैं। मिंजी वहाँ से भागकर चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिंजी को, जिसके अगल बगल हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट, हालांकि उन्होंने स्टूडेंट की ड्रेस नहीं पहनी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हायरी जो मिंजी के एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तू छोटी कुतिया, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या तू मुझे दोबारा से मारना चाहती है? और हायरी मिंजी के गाल पे थप्पड़ मार के उसके गाल को लाल कर देती है। इतने में ही मिंजी हायरी के बाल पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रही होती है कि तभी ये दोनों लड़कियां बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है और आसपास लौंडे इन दोनों की फाइट का मजा ले रहे होते और कहते हैं, वो ये कैट फाइट है। इतने पंजे तो काफी ज्यादा चल रहे हैं इन दोनों के आपस में, हा हा हा। तभी वहाँ पर एक मोटा भैंसा सा लौंडा मिंजू को एक जोरदार लात मार देता और कहता है, छोटी कुतिया तुझे क्या लगा था? तू एक लड़की है इसलिए तुझे मैं मारूंगा नहीं? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाने की? तो इस मोटे
भैंसे का नाम होता है मिनो सॉन्ग। दरअसल में ये हायरी छोटे भैंसे की क्रश होती है, मतलब कि ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं दोनों। हायरी पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, सही सही कहा, ये लड़की एक कचरे का ढेर है, इसकी तो कोई जान पहचान नहीं है और ना ही इसके कोई दोस्त है। बेचारी मिंजी हाँफ रही होती है और कहती है, तुम लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हो, तुम सारे के सारे मुझे मारने आए हो। इतने में ही मिनो मिंजी के बाल पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तूने, और एक घुमा के थप्पड़ मारता है मिंजी को और उसके बाद लात कूदों की बौछार कर देता है। मतलब सोच रहा है ये बंदा मोटा भैंसा लड़की को मार रहा होता है और इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये लोकिज्म का यूनिवर्स हो तो यार काश यहाँ पर डैनियल आ जाता और मिंजू को बचा लेता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मिनो मिंजू को मारे जा रहा होता है और अगल बगल के लोग आपस में बोल रहे होते हैं, हे मिनो, अब हमें रुक जाना चाहिए, इस तरह से तो ये मर जाएगी यार। इतने में हायरी एक पत्थर उठा के भागते हुए मिंजी की तरफ आ रही होती है और कहती है, गधो मेरे सामने से हट जाओ, और सीधा पत्थर घुमा के मारती है मिंजी के सर पर। ये पत्थर मिंजी के सर पर लगने के बाद मिंजी टकराती है मिनो से और सीधा फिर मिंजी का सर लगता है एक पत्थर में और मिंजी का खून जमीन में बिखर जाता है। यहाँ पर मैटर थोड़ा सीरियस हो जाता है और सारे लोग आपस में कहने लगते हैं, ओह शिट, आखिर ये हम लोगों ने क्या किया, हे ये क्या मर चुकी है, कोई 911 पे कॉल करे। मोटा अपने मन में कहता है, ओह शिट, मेरी तो वाट लगने वाली है। इतने में एक लड़की कहती है, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तभी मिनो मोटा लड़की के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, ये सब के सब जो तुम कर रहे हो ना, रुक जाओ, तुम सबने ये सब के सब जो तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तुम सबने ये सब करने में मेरा साथ दिया है। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मैं तुम सबका नाम लगा दूंगा। तुम सब के सब अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा जब दिमाग खराब होता है तो मैं कैसा होता हूँ, इसलिए समझदारी दिखाओ। तुम जिसे भी कॉल कर रहे हो ना, कॉल करना बंद कर दो। मैं एक गैंग के हेड को जानता हूँ, मैं उसको कॉल मिलाने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं जानता कि वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर नया आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिंजी जमीन में पूरी तरह से बेहोश पड़ी हुई होती है। तभी मिनो एक नंबर डायल करता है और कहता है, ओ हेलो सर, मैं मिन सियोंग बोल रहा हूँ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते। इतने में ही हारी मिनो से फोन छीनती है और फोन पर कहती है, फोन मुझे दो। हेलो, मैं गैंग चैन जू की बेटी हूँ, मेरे डैड जियोंग कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन है और मुझे अभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो यहाँ पर मैटर को संभाल सके। और जहाँ मिंजी के साथ इतना कुछ हो रहा होता है, हम वही देखते हैं कि मैनेजर किम जो बहुत ही उदास होके खाना खा रहे होते हैं और मिंजी का वेट कर रहे होते हैं। मैनेजर किम घड़ी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिंजू को आने में काफी देर हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ मिनो और हायरी कार में कुछ बंदों के पास बैठे हुए होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल में कार में हायरी और मिनो जिन बंदों के साथ बात हुई थी वो गैंगस्टर होते हैं जिन्होंने मिनो ने कॉल पर बात मिलाया था। इनमें से एक बंदा हायरी को कहता है, तो तुम मिस्टर जू की बेटी हो। हाँ सही कहा। गैंगस्टर कहता है, तुम्हें पता है हम ऐसे मामलों को ज्यादातर टांग नहीं डालते हैं, लेकिन क्योंकि तुम मिस्टर जू की बेटी हो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम स्पेशल हो, समझी। हायरी इन गैंगस्टर को देख के काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है, हाँ ठीक है, काम तो हो जाएगा ना, प्लीज मैटर को संभालने का काम अच्छे से करना और कोशिश करना कि कोई तुम्हें देख ना पाए, क्योंकि हमें और ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए। गैंगस्टर कहता है, और इतनी चिंता मत करो, हमारे पास आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना, उससे काम काफी ज्यादा आसान से हो जाएगा। हम लोग ऐसे मैटर जापान को सेंड करते हैं तो वहाँ से जो लोग किसी भी इंसान को बिना सबूत के गायब कर सकते हैं। उसका नाम क्या था, कंपेंसेशन टैंक। दूसरा बंदा कहता है, बॉस उसका नाम कंप्रेसर टैंक होता है। गैंगस्टर कहता है, हाँ सही कहा, कंप्रेसर। एक बार हम उस मशीन के ऊपर किसी भी बॉडी को रखते हैं तो वो बॉडी वहाँ से कांपने लगती है और हम उस मशीन का काम पूरा होते ही बॉडी का भी काम तमाम हो जाता है। आजकल की टेक्नोलॉजी सच में काफी ज्यादा एडवांस हो रखी है, यानी कि ये लोग मिंजी की बॉडी के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसा कि उसे पूरी तरह से खत्म करने की। और इस बात का एहसास होती हायरी काफी ज्यादा डर जाती है। हम देखते हैं मिंजी होती है वो गाड़ी की डिग्गी में पीछे पड़ी होती है और गैंगस्टर हायरी को कहता है, तो ठीक है हमारे मेहमानों, अब तुम्हें यहाँ से उतरना होगा, इसके आगे हम लोग कोई जाना अलाउड है। और हाँ, पैसे के बारे में चिंता मत करना कि तुम्हें हमें कितने पैसे देने हैं, मैं मिस्टर जू को बिल भेज दूंगा, जितने उन्हें पैसे देने होंगे, ठीक है। और वहीं हम देखते हैं जो मिंजी होती है उसका हाथ हल्का सा हिल रहा होता है, इसका मतलब शायद मिंजी जिंदा है। लेकिन जो मैनेजर के मैं अपनी मिंजी का इंतजार कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा इंतजार करते करते कि उनकी आंख लग जाती है। लेकिन अचानक से मैनेजर के अपनी नींद से जागते हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका होता है। मैनेजर किम जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर मिंजी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी आगे कुछ दूरी पर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर किम उन बच्चों से बोलते हुए सुनते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, क्या यहाँ पर किसी की फाइट हुई थी, क्या ये सच में काफी अजीब है, ये तो इंसान का खून है ना, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अरे नहीं रहने दो, लगता है कि पहले ही किसी ने पुलिस को बुला लिया होगा, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। मैनेजर किम देखते हैं कि यहाँ पर खून के निशान है जमीन पर। तभी उसका ध्यान जमीन पर पड़ा एक हेयरबैंड पर दिखता है और उन्हें याद आ जाता है कि ये हेयरबैंड उसी लड़की
लड़की का जिसकी फाइट मिंजी के साथ हुई थी, यानी कि हायरी के बारे में सोच रहे होते हैं। मैनेजर किम मिंजी की दोस्त को कॉल करके कहते हैं, हेलो क्या हेयरयोंग बात कर रही हो? हाय मैं मिंजी का डैड बोल रहा हूँ। क्या पिछली रात मिंजी तुम्हारे साथ ही थी? उधर से जवाब आता है, नहीं अंकल मिंजी यहाँ पे नहीं आई थी। मैनेजर किम, अच्छा ठीक है। मैनेजर किम को अंदाजा हो जाता है कि मिंजी खतरे में, और मैनेजर किम अपने बीस्ट मोड में दिख रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हायरी और मियोन को जो पैदल जा रहे होते हैं, और हायरी मिनो से कहती है, हे मिनो हमें कुछ नहीं होगा ना, पक्का ना? नोटा वैसा। मिनो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैंने बताया था ना उसके डैड ये नंबर के सन की है, चिंता मत करो, मिंजी के डैड उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें बस अपना मुंह बंद रखना है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है? इतने में ही मैनेजर किम इन दोनों के पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैनेजर किम जिस तरह से इन दोनों को देख रहे होते हैं ना, इन दोनों की फट के चार हो जाती है। मैनेजर किम कहता है, हे मैं मिंजी का डैड हूँ, मिंजी कल रात से गायब है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में ही मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के मोटा का मारते हुए कहता है, अबे भोसड़ी के बुड्ढे, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन तभी मिनो देखता है कि हायरी काफी ज्यादा डरी सहमी हुई है, इसलिए वो रुक जाता और मैनेजर किम से कहता है, हम किसी मिंजी विंजू को नहीं जानते, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। इतने में मैनेजर किम हायरी को उसका हेयर बैंड दिखाते हुए कहता है, मिस ये तुम्हारा है ना, मुझे ये उस जगह पड़ा मिला, तुम्हारा ही है ना? तभी मिनो मैनेजर किम को दोबारा मुक्का मारने वाला होता और कहता है, अबे भोसड़ी के, तू जहाँ जा रहा था ना वहाँ चला जाए चुप्पे चाप, अगर ऐसा करेगा तो तुझे चोट नहीं लगेगी। मैं सच बता रहा हूँ कि आज मेरा दिन ठीक नहीं रहा, आज मैं तुझे यहाँ से जाने दे रहा हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम की पुरानी यादें, जिससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि मैनेजर किम इतने ज्यादा खतरनाक इंसान है। हम देखते हैं मैनेजर किम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, प्लीज मैं कहता हूँ कि मुझे जाने दो। काफी सारे फौजियों ने मैनेजर किम के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी होती है। दूसरा फौजी मैनेजर किम को कहता है, सार्जेंट किम तुम जो कर रहे हो ना वो गलत है और उसे बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यही सब कुछ करते रहे तो मामला यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर किम ने अपने सीनियर के कनपटी पे बंदूक रख रखी होती है और गर्दन पे तलवार रख रखी थी। बाकी कमेंट करके आप बताओ तलवार कटाना क्या जो भी होता है क्या बोलते हैं। और एक दो फौजी होते हैं जो जमीन पर निपटे पड़े होते हैं, जिसे हमारे मैनेजर किम ने ही निपटा रखा होता है। मैनेजर किम कहते हैं, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो तुम मुझे यहाँ से जाने दो। मैनेजर किम का सीनियर कहता है, ए शांत हो जाओ सार्जेंट, अपने हथियार नीचे रख दो। क्या तुमने ये नहीं कहा कि उस औरत के साथ तुमने एक ही रात बिताई थी? तो भला आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि वो बच्चा है जो तुम्हारा ही है? दूसरा फौजी चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले हम सबको शांत होना होगा। इतने में मैनेजर किम हवा में एक गन फायर कर देते हैं, जिससे मैनेजर किम का जो सीनियर होता है ना डर के मारे पैंट गीली कर देता है। सीनियर डरते हुए कहता है, अरे अरे इसे जाने दो, ये बहुत बड़ा पागल है, ये पूरी तरह से सन की है, सीरियसली अगर ऐसा ही चलता रहा ये हम सबको यहाँ पे मार डालेगा। यार अब तुम लोग ही सोचो, इस बंदे को देख के फौजी इतना ज्यादा डर रहे होते हैं तो वो बंदा खुद एक कितना खतरनाक फौजी होगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मूवमेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर मिनो मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के बोलता है, तुझे लगता है तू बहुत बड़ा ज्यादा खतरनाक गुंडा है बुड्ढे, जब मैं तुझे बुड्ढा समझ कर माफ कर रहा था, लेकिन अब तो तेरी खैर नहीं। यह कहकर मिनो अपनी टी शर्ट उतारने लगता है मैनेजर किम को मारने के लिए और कहता है, लगता है तुझे अब समझ में आएगा जब असलियत में तेरा हाथ पैर टूटेंगे। मैनेजर किम कहता है, संभाल कर बच्चे। इतने में मिनो मैनेजर किम की शर्ट पकड़ के फाड़ते हुए कहता है, बुड्ढे तुझे लगता है कि तू कौन है? क्या तुझे लगता है कि फाइट कैसे की जाती है? मिनो मैनेजर किम की शर्ट फाड़ते ही हैरान हो जाता है और साथ में हायरी भी डर के मारे थर-थर कांपने लगती है। इसके बाद से दोबारा फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और जब मैनेजर किम ने अपने सीनियर की गर्दन में चाकू लगा रखा होता है, तभी एक फौजी चिल्लाकर अपने सीनियर को कहता है, ये नामुमकिन है, तुम जानते हो इसे हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते, हमारी जो ये वर्दी है ये दुनिया के लिए एक सीक्रेट रहना चाहिए। सार्जेंट किम का मिशन के बारे में सोचो जो आपने हमारे साथ करे हैं। तुमने नॉर्थ कोरिया में 17 घुसपैठ मिशन को अंजाम दिया है, 5 डबल एजेंट मिशन, साउथ कोरिया में 2 बार जेल तोड़ी है और कोरियन सुप्रीम लीडर को भी जान से मारने वाला मिशन। पूरे नॉर्थ कोरिया में तुम मोस्ट वांटेड हो, तुम्हारे ऊपर काफी सारा पैसा का इनाम है, यहाँ तक कि चाइना और रशिया में तुम्हारे लिए स्पेशल टीम तैयार करी गई है तुम्हें पकड़ने के लिए। सर क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने इसे जाने दिया तो ये बाहर कोई भी हंगामा नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। मैनेजर किम के होने से ही हमारे देशों में समझौता कर पाते हैं। तो यार इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैनेजर किम कितने ज्यादा खतरनाक है। मैनेजर किम का पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नाम चलता है, पूरी दुनिया में खौफ है मैनेजर किम का, इसलिए ये लोग मैनेजर किम को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। मैनेजर किम इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो बाहर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब इंसान के ऊपर बाप होने की जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो वो काफी ज्यादा शरीफ भी हो जाता है और उसके बच्चों का सवाल होता है ना, तो वो किसी भी इंसान को फाड़ के रख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मिनो मैनेजर किम की शर्ट फाड़ता है तो हम देखते हैं कि मैनेजर किम के पूरे शरीर में इतने सारे कट्स के निशान होते हैं और कुछ काफी सारे ऐसे निशान होते हैं जैसे गोलियां लगी होती हैं उन्हें। मिनो तो मैनेजर किम की बॉडी में ये कट्स और
गोली के निशान देख के डर के मारे कांपने लगता है। मिनो को तो हैरान होने का मौका भी नहीं मिलता है। मैनेजर किम गोली की रफ्तार से तेज मिनो को काफी सारी लात घोंसे की बौछार कर देते हैं। लास्ट में मिनो को एक लात मार के उसको फुटबॉल की तरह हवा में उछाल देते हैं। मिनो का सर जैसी हवा से जमीन में टकराना होता है, इतने में ही मैनेजर किम अपने जूते से मिनो के सर को रोक लेते हैं जमीन से टकराने से और कहते हैं, मेरे पास तेरे लिए एक सवाल है, मेरी बेटी कहाँ है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि भाई लोग अब तक की ये मैनेजर किम का चैप्टर अच्छा लगा हो। जल्दी चैप्टर 2 लेके आते हैं अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और ये मेरे फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ यार। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।